अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे, ओपन योर फॉर दिस बुक। अपने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सेंटीपिटल फोर्स बेटे हमने स्टार्ट किया था। सेंटीपिटल फोर्स में मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी ऐसी फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ पे मूव करने पे मतलब जो फोर्स यूज़ होती है उस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स को हमने डिटेल से पढ़ा था। ठीक है, उसकी डेफिनेशन हमने की थी, इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन मैंने आपको जो है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम जो है वो सारी हमने एक्सप्लेन की थी, मैंने आपको सारी ये बताई थी। फिर हमने पढ़ा था एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर, और इन केस ऑफ जब हम एंगुलर मूवमेंट्स पढ़ते हैं तो हम वी और आर की जगह जो है एक्सलेशन की जगह डिफरेंट सिंबल यूज़ करते हैं, वी की जगह डिफरेंट, एस की जगह डिफरेंट, और हमने ये सारे के सारे ये एंगुलर के लिए सिंबल्स थे और ये लीनियर इक्वेशंस के लिए, लीनियर जो हमारे पास सारी की सारी टर्म्स आती थी उनके लिए ये वाली इक्वेशंस थी। फिर हमने क्या कर लिया था, मैंने आपको बता दिया था कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो इक्वल होती है एम आर डब्ल्यू स्क्वायर के इक्वल होती है। ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। उसके एंड पे बेटे हमने 2 न्यूमेरिकल्स किए थे। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे, आप लोग आए नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 58 है आपकी बुक का। एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो आज हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन मैं आपको साथ साथ जो है वो एक्सप्लेन करती जाऊंगी। Example of centripetal force. In every circular or orbital motion, centripetal force is needed, which is provided by some agencies. Number 1, when a ball is whirled in horizontal circle with the help of a string, the tension in the string provide necessary centripetal force. Number 2, for an object placed on a turntable, the friction is the centripetal force. Number 3, the gravitational force is the cause of the Earth orbiting around the Sun, Moon, and artificial satellite revolving around the Earth. Number 4, a normal or perpendicular magnetic force compels a charged particle moving along a straight path into the circular path. Number 5, when a vehicle turns around the road, it also needs centripetal force, which is provided by the friction between the tire and the road. If the road is slippery, then at high speed the friction may not be sufficient enough to provide the necessary centripetal force. Hence, the vehicle will not be able to make turn and may skid or may even be toppled. To overcome this difficulty, the highway road is banked on turns. That is, the outer edge of the track is kept slightly higher than that of the inner edges. हमने क्या पढ़ा था बेटे, हमने पढ़ी थी सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या थी कि वो फोर्स जो किसी भी बॉडी को सर्कुलर पाथ पे मूव करने पे जो है वो मजबूर करती है या उसको सर्कुलर पाथ पे रहने के लिए उसको इन्हांस करती है, वो कौन सी फोर्स थी, डैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। अब हम क्या पढ़ेंगे, हमने पढ़ना है एग्जाम्पल्स किसकी, सेंट्रीपिटल फोर्स की। जब भी आप सर्कुलर मोशन या ऑर्बिटल मोशन देखते हैं तो वहाँ पे जो फोर्स रिक्वायर्ड होती है बेटे वो क्या होती है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वहाँ पे खुद से प्रोड्यूस नहीं होती। सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोड्यूस करने के लिए कुछ और फोर्सेस या कुछ और एजेंसीज जो हैं वो रिक्वायर्ड होती हैं। वो एग्जाम्पल्स के साथ 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 मैं आपको बताती जाऊँगी कि हर एग्जाम्पल में सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो किस तरह से प्रोड्यूस हुई है, ये हम अभी डिटेल से पढ़ेंगे। पहली एग्जाम्पल जिसको मैंने अभी रीड आउट किया था वो क्या था कि एक बॉल है जिसको आपने एक स्ट्रिंग के साथ अगर एक बॉल को बांधा और उस स्ट्रिंग बॉल आप स्ट्रिंग का एक एंड तो आपने उसके साथ बॉल के साथ बांध दिया है, एक एंड आपने अपने हाथ में रखना है और आपने इसको जोर जोर से घुमाना है, ठीक है, इन सर्कुलर पाथ। अब वो स्प्रिंग का बेटे एक एंड जो बॉल के साथ अटैच है और एक एंड स्प्रिंग का किधर है, जो स्ट्रिंग है आपका, जो रस्सी है छोटी बारीक आपकी, वो आपके हाथ में है, ठीक है। जब आपने उसको खींचा हुआ है, ठीक है, आप सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हो तो उस एंड में और इस एंड में क्या चीज प्रोड्यूस होती है बेटे, एक टेंशन क्रिएट हो जाती है, ठीक है। कौन सी टेंशन, टेंशन इन द स्ट्रिंग। ये टेंशन जो क्रिएट होती है ये क्या प्रोवाइड करती है, दिस टेंशन प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स। ये टेंशन जो है बेटे ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है जिसकी वजह से आपका जो बॉल है वो सर्कुलर पाथ में मूव करता रहता है। ये आपके ऑब्जेक्टिव भी आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्म में भी आ सकता है। आपको इसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अगर आपका सपोज क्वेश्चन आ सकता है कि जब आप एक बॉल को सर्कुलर पाथ में मूव करते हो तो
वहाँ पे जो सेंटीपिटल फोर्स है वो किस तरह प्रोड्यूस होती है, किस एजेंसी से प्रोड्यूस हो रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे जो टेंशन थी उस टेंशन की वजह से सेंटीपिटल फोर्स जो है वो क्रिएट हुई। सेकंड एग्जांपल की तरफ हम आते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट जो टर्न टेबल पे आपने रखा हो तो वहाँ पे क्या होता है, उस टर्न टेबल पे जो सेंटीपिटल फोर्स प्रोड्यूस होती है, दिस इज ड्यू टू द फ्रिक्शन। उस ऑब्जेक्ट में और टर्न टेबल के दरमियान में जो फ्रिक्शन होती है, उस फ्रिक्शन की वजह से सेंटीपिटल फोर्स जो है वो टर्न टेबल में जो फ्रिक्शन थी ना, यानी कि ऑब्जेक्ट और टेबल के दरमियान में जो फ्रिक्शन थी उसकी वजह से बेटे क्या पैदा हुआ, सेंटीपिटल फोर्स पैदा हुई। ठीक है। नंबर थर्ड था कि आपने देखा होगा कि डिफरेंट प्लैनेट्स हैं, सारे के सारे प्लैनेट्स बेटे क्या है, एक ऑर्बिट में, एक सर्कुलर ऑर्बिट में सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं। ऐसे ही है। इसी तरह जो मून है और जो दूसरे आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैं वो अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं, लेकिन वो रिवॉल्व कर रहे हैं इन सर्कुलर ऑर्बिट। ठीक है। तो ये जो वो रिवॉल्विंग उनकी हो रही है अर्थ की सन के इर्द गिर्द, मून की और आर्टिफिशियल सैटेलाइट की अर्थ के इर्द गिर्द, तो ये भी जो है दिस इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। जो इनकी ग्रेविटेशनल फोर्स थी उसकी वजह से क्या क्रिएट हो रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्रिएट हो रही है। नंबर 4 हमने क्या पढ़ा कि नॉर्मल या प्रिपेंडिकुलर जो मैग्नेटिक फोर्स है वो किसी भी चार्ज पार्टिकल को मूव करवाती है स्ट्रेट पाथ में, और स्ट्रेट पाथ से किस में करवाती है, इनटू सर्कुलर पाथ। ठीक है। तो सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए क्या हुआ कि सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस हुई। अब सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे प्रोड्यूस हुई, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस हुई ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स। जो मैग्नेटिक फोर्स थी, उस जो चार्ज पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स थी वो कन्वर्ट हुई किस में, सेंट्रीपिटल फोर्स में, और जिसकी वजह से वो जो है मूव कर रहा था। फिर आपकी बहुत कॉमन एग्जांपल, अब वेरी कॉमन रूटीन में आप लोग देखते हो कि जब भी आपका कोई भी व्हीकल है, कार हो या बड़ी गाड़ी है आपके पास कोई भी, जब भी आप एक टर्न लेते हो रोड से तो आपको क्या चीज़ रिक्वायर होती है, यू रिक्वायर्ड अ सेंट्रीपिटल फोर्स। आपको अपनी गाड़ी को टर्न करने के लिए बेटे क्या चीज़ रिक्वायर्ड होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो आपको अपनी, देखो आपका जब भी टर्न लेते हो, ठीक है, गाड़ी को आप मोड़ रहे हो, किसी भी डायरेक्शन से मोड़ रहे हो, तो वो मोड़ने के लिए आप सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हो ना उसको, तो सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए आपको क्या चीज़ रिक्वायर्ड थी, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये सेंट्रीपिटल फोर्स आपको कहाँ से मिलेगी बेटे, ये सेंट्रीपिटल फोर्स आपको मिलेगी फ्रिक्शन से। कौन सी फ्रिक्शन, वो फ्रिक्शन जो आपकी कार के टायर में और रोड के दरमियान में, रोड के ऊपर टायर थे ना, तो टायर में और रोड के दरमियान में क्या चीज़ थी, फ्रिक्शन थी। इस फ्रिक्शन से क्या चीज़ प्रोड्यूस हुई, आपके पास बेटे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस हुई। उस सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से क्या हुआ, आपकी गाड़ी ने टर्न लिया, आपकी गाड़ी दूसरी तरफ टर्न लेके आ गई। लेकिन ये फ्रिक्शन जो है ये कभी कभार सफिशेंट नहीं होती। अगर आपकी रोड स्लिपरी हो तो फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो रिक्वायर्ड आपको नहीं मिलती, और आपके लिए जो टर्न लेना होता है वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है। अगर कभी आप लोगों ने बेटे नॉर्दर्न एरियाज़ का सफ़र वगैरह किया हो तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा बल खाती हुई रोड्स होती हैं, बार बार आपको टर्न लेना पड़ता है। ऐसे केस में क्या होता है कि अगर आपकी गाड़ी की स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा होगी तो आपकी गाड़ी जो है वो क्या हो जाती है, या तो वो नीचे गिर जाती है, या क्या हो जाता है, कोई भी आपका जो है एक्सीडेंट हो जाता है। इस केस में क्या होता है, जो बच्चे नॉर्दर्न एरियाज गए हों उन्होंने नोट किया होगा कि रोड जो है वो थोड़ी सी टेढ़ी बनाई जाती है। एक साइड से रोड जो है वो ऊंची होती है, एक साइड से रोड जो है वो थोड़ी सी नीची होती है, यानी कि जैसे ये स्ट्रेट है ना, स्ट्रेट नहीं है वो, बल्कि ऐसे रोड होती है, यहाँ से थोड़ी सी हाई और यहाँ से थोड़ी सी लो होती है। इसकी वजह से क्या होता है कि बेटे जो फ्रिक्शन है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, सफिशिएंट फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी, और सफिशिएंट फ्रिक्शन की वजह से आपको जो है वो सफिशिएंट सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगी, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी जो है वो इन नॉर्दर्न एरियाज़ में ये जो बार बार आपके टर्न आते हैं आप इनको ईजिली जो है वो ओवरकम जो है वो कर सकते हो। इज दैट क्लियर। ये हमने क्या पढ़ ली, ये हमने डिफरेंट टाइप की एग्जांपल्स पढ़ी जिसमें आपने देखा कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है इन तमाम एग्जांपल्स में जो फोर्स है वो किसी दूसरे एजेंट से जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, दूसरी एजेंसी से जो है प्रोड्यूस हो रही है। वो तमाम एजेंसीज जो है मैंने आपको बताई हैं, आपने तमाम की तमाम एजेंसीज को जो है वो याद रखना है। ये आपके पेपर में आती हैं, एग्जाम्पल के साथ आ सकती हैं कि इस एग्जाम्पल में सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो किसकी वजह से प्रोड्यूस हुई है। इज दैट क्लियर।
Bank tracks are needed for turns that are taken so quickly that friction alone cannot provide energy for centripetal force. बैंक ट्रैक्स, ठीक है, अगर आपने कभी मूव मैंने जैसे आपको एग्जांपल दी थी, देखो बेटे ये जो ट्रैक्स होते हैं दीज आर नोन एज बैंक ट्रैक्स, ठीक है। ये अगर आप गौर करो इस डायग्राम पे, देखो ये एक साइड से रोड यहाँ से ऊंची है, यहाँ से नीची है, ठीक है। इन ट्रैक्स को हम लोग बैंक ट्रैक्स कहते हैं। इसमें क्या है कि बहुत जल्दी से आपकी गाड़ी जो है वो टर्न लेती है, क्योंकि जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है वो इतनी सफिशेंट नहीं होती कि आपको रिक्वायर्ड एनर्जी मिल सके सेंट्रीपिटल फोर्स से। तो इस तरह की रोड जो है वो बनानी पड़ती हैं। इस तरह की रोड से क्या होता है कि आपको सफिशेंट जो है वो एनर्जी या फ्रिक्शन जो है वो मिलती है, जो कि आपको ज़्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो प्रोवाइड करती है, और आप इजीली आपकी गाड़ियाँ जो हैं वो रोड पे मूव कर सकती हैं, टर्न ले सकती हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। ऐसे कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं रूटीन में, हमारे हाउस में, हमारी डिफरेंट जगहों पे, जिन पे जो है हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो यूज़ करके उन अप्लायंसेस से हम लोग जो है वो काम ले रहे हैं, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे बेटे। पहला आपका आता है centrifuge. Application of centripetal force, we know that an object move in a circle because of centripetal force. If the magnitude of the applied force short of required centripetal force, then the object will move away from the center of the object. So, yeah, center of the circle, sorry. The centrifuge functions on the basic principles. आपको पता है कोई भी ऑब्जेक्ट जो है सर्कल में मूव करता है, ठीक है, किस लिए, किसकी वजह से, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। ये चीज़ तो बार बार हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर अप्लाइड फोर्स का मैग्नीट्यूड बेटे कम होगा तो जो आपकी रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है वो भी क्या हो जाएगी, वो भी कम हो जाएगी, और आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ द सर्कल से अवे चला जाएगा, ठीक है। किस तरह, अगर आपका अप्लाइड फोर्स का मैग्नीट्यूड कम होगा, ये बात आपने याद रखनी है। अब हम क्या करेंगे, हम लोग डिफरेंट टाइप की एग्जांपल्स पढ़ेंगे जिसमें जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो यूज़ हो रही है। पहली एग्जांपल आपके पास आती है सेंट्रीफ्यूज। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल लेबोरेटरी डिवाइस। इट हेल्प टू सेपरेट आउट डेंसर एंड लाइटर particles from a mixture. The mixture is rotated at high speed for a specific time. In the laboratory setup, sample tubes are used where the denser particle will settle at the bottom and lighter particle will rise to the top of the sample tube. सेंट्रीफ्यूज, ठीक है। सेंट्रीफ्यूज जो है बेटे आपके पास, ये हमारे पास एक ऑपरेटस है, ये लेबोरेटरी वगैरह में जो है वो यूज़ किया जाता है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, मेन पर्पस क्या होता है कि इससे हम लोग पार्टिकल्स, यानी कि कोई भी मिक्सर है जिसमें डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स हैं, एक लाइट वेट हैं, एक आपके डेंसर हैं और एक आपके लाइटर हैं, तो डेंसर और लाइटर पार्टिकल्स को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए हम लोग जो है सेंट्रीफ्यूज जो है उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें होता क्या है कि मिक्सचर जो है उसको बहुत हाई स्पीड पे जो है रोटेट किया जाता है। जब वो बहुत हाई स्पीड पे जो है वो रोटेट होता है तो क्या होता है कि जो डेंसर पार्टिकल्स हैं वो बॉटम में नीचे बैठ जाते हैं, और जो लाइटर पार्टिकल हैं वो सारे के सारे जो है वो ऊपर आ जाते हैं। तो इस तरह जो है ये दोनों पार्टिकल्स लाइटर और डेंसर जो है वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। अगर यहाँ पे अगर आप गौर करो बेटे, इधर डायग्राम बनी हुई है, ये जो ऑपरेटर्स आपको दिखाया, दिस इज नोन एज सेंट्रीफ्यूज, ठीक है। ये आपके पास जो है सेंट्रीफ्यूज है, ये उसका टोटल पूरा का पूरा ऑपरेटर्स है, और आप यहाँ पे जो है अपने डिफरेंट जो मिक्सचर आपने सेपरेट करने हैं वो यहाँ पे आप डालते हैं, आप टाइम लिखते हैं, और जो है वो आपका ये सेपरेट हो जाता है। और इसके अंदर जो मैकेनिज्म है इस तरह की, देखो इसमें ये ट्यूब लगी होती है, ठीक है, सैम्पल ट्यूब्स इनको कहते हैं, और ये रोटेट करती हैं, ठीक है। रोटेट, ये बहुत तेज़ी से रोटेट कर रही होती हैं, और जब ये रोटेट करती हैं तो इनके रोटेशन से क्या चीज़, यानी कि रोटेट करी हैं, इसका मतलब है सर्कुलर पाथ में रोटेट करी हैं, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है यहाँ पे रिक्वायर्ड है ना इनको सेपरेट करने के लिए। तो जो डेंसर पार्टिकल्स हैं वो बॉटम में सेटल हो जाते हैं, और जो लाइटर पार्टिकल हैं वो क्या हो जाते हैं, वो टॉप ऑफ द, यानी कि ऊपर आ जाते हैं सैंपल के। लाइटर जो है वो नीचे बैठ जाएंगे बॉटम में, डेंसर सॉरी, और जो लाइटर हैं वो ऊपर आ जाएंगे। ये इसके अंदर का प्रोसेस आपको दिखाया हुआ है कि यहाँ पे जो है ये रोटेट करेंगे सारे के सारे आपके जो डिफरेंट टाइप के सैंपल्स हैं। फिर आपकी जो अगली एग्जांपल आती है, डैट इज़ ड्रायर। ड्रायर क्या है कि हमारी जो घरों में हम आम रूटीन में
जो वॉशिंग मशीन्स यूज़ करते हैं बेटे, जो उसमें ड्रायर हैं जिससे हमारे क्लोथ ड्राई होते हैं, वहाँ पे भी जो अगर आपने कभी नोट किया हो तो सेंटीपिटल फोर्स ही जो है वो यूज़ हो रही होती है। द ड्रायर ऑफ द वॉशिंग मशीन आल्सो फंक्शन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूग। द ड्रायर कंसिस्ट ऑफ a long cylinder with hundred of small holes on its wall. Wet clothes is piled up in the cylinder, which is then rotated rapidly about its axis. Water move outward to the walls of the cylinder and thus drain out through the holes. In this ways, clothes become dry quickly. हमने क्या पढ़ा? हमने सेकंड एग्जाम्पल जो है वो पढ़ी। पहले हमने सेंट्रीफ्यूग, अब हम क्या आ रहे हैं किसकी तरफ? आपने एग्जाम्पल ड्रायर की एग्जाम्पल। ड्रायर तो बेटे हर घर में प्रेजेंट है। जिस बच्चे को नहीं इसकी कभी ऑब्जर्व किया वो अभी अपना जाएं आप लोग और ड्रायर देखें। ड्रायर में क्या होता है, एक बड़ा सारा सिलेंडर होता है और सिलेंडर की जो वॉल्स हैं वहाँ पे छोटे छोटे से पोर्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जो आपके वेट क्लोथ्स हैं वो सारे आप लोग डालते हो। वेट क्लोथ्स को पाइल्ड अप यानी कि काफ़ी सारे हम डालते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जब आप सप्लाई देते हो तो ये जो आपका सिलेंडर है ये क्या करना शुरू होता है, ये सर्कुलर पाथ में रोटेट करना शुरू हो जाता है। सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे क्या चीज़ यूज़ हो रही है बेटे, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो यहाँ पे यूज़ हो रही है। ये बहुत तेज़ी से रोटेट करता है। जब ये बहुत तेज़ी से रोटेट करता है अबाउट इट एक्सेस, ठीक है, ये रोटेशन इसकी होगी और जब इसकी रोटेशन होगी तो जितना वाटर है जो कि आपके क्लोथ्स के अंदर है वो इन पोर्स के ज़रिए जो है वो ड्रेन आउट हो जाएगा और आपके क्लोथ्स जो हैं वो क्विकली क्या हो जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे। इस डेट क्लियर सिंपल एग्जांपल है। हर एक के घर में ड्रायर प्रेजेंट है। सब बच्चे ये एग्जांपल खुद भी जो है ऑब्जर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके पास आती है क्रीम सेपरेटर की। क्रीम सेपरेटर भी ऑलमोस्ट हर घर में जो है, हर किचन में जो है प्रेजेंट है बेटे। ये भी आप लोग जो है ऑब्जर्व कर सकते हो, देख सकते हो। Cream separator is an other practical device that is used to separate cream from the milk. In this machine, milk is whirled rapidly. Some milk is a mixture. Since milk is a mixture of light and heavy particle, when it is rotated, the light particles gathered near the axis of rotation, whereas the heavy particle will go outward and hence cream will easily be separated from the milk. एक आपके पास एक और मशीन है आपकी जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रीम सेपरेटर, जिसमें से हम लोग दूध में से जो है बेटे, मिल्क में से क्रीम जो है वो सेपरेट कर लेते हैं। हर किचन में जो है ये प्रेजेंट है। जनरली होम्स में भी है। होम्स में ये है कि छोटी है ज़रा मशीन। अगर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, फूड फैक्ट्रीज में जाओ तो वहाँ पे ये बहुत बड़े बड़े स्केल्स पे ये मशीन जो है, क्रीम सेपरेटर जो है ये प्रेजेंट होते हैं। लेकिन दोनों के अंदर फिनोमेना सेम ही है। एक ही फोर्स यूज़ हो रही है, वो कौन सी है, डैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। इसमें क्या हो रहा है कि इस क्रीम सेपरेटर से ये ऐसा एक प्रैक्टिकल डिवाइस है जिससे हम लोग मिल्क में से क्रीम जो है बेटे वो सेपरेट करते हैं। इस मशीन में क्या होता है, मिल्क जो है वो बहुत तेज़ी से एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है, ठीक है, बहुत रैपिडली, बहुत तेज़ इसकी स्पीड होती है। आपको पता है कि मिल्क जो है वो मिक्सचर है किसका, लाइट और हैवी पार्टिकल्स का। जब मिल्क को रोटेट किया जाता है एट हाई स्पीड तो लाइट पार्टिकल जो हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन के, लाइट पार्टिकल्स की मैं बात कर रही हूँ, जो लाइट पार्टिकल्स हैं वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के नज़दीक जाके गैदर हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे। और जो हैवी पार्टिकल हैं वो आउटवर्ड मूव कर जाएंगे, दूर वहाँ से हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हम आराम से अपनी जो क्रीम है वो क्या कर लेंगे, वो सेपरेट कर लेंगे मिल्क में से। क्रीम अलग हो जाती है, वाटर अलग हो जाता है, हैवी पार्टिकल अलग हो जाते हैं, लाइट पार्टिकल अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो बेटे ये भी आप लोग अपने घर में जो है ये एक्सपेरिमेंट खुद करके देख सकते हो। हर घर में जो है क्रीम सेपरेटर प्रेजेंट होता है, ये आप लोग खुद से भी ऑब्जर्व कर सकते हो। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा टॉपिक सेंट्रीपिटल फोर्स जो है बेटे ये कंप्लीट हो गया। सेंट्रीपिटल फोर्स हमने पढ़ा। सेंट्रीपिटल फोर्स की मैंने आपको जो है इक्वेशन करवाई। उसके बाद हमने कुछ एग्जांपल्स की जिसमें सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो डिफरेंट टाइप की एजेंसी से जो है वो प्रोड्यूस हो रही थी। अब हम अपने उसके बाद फिर हमने क्या पढ़ा, हमने कुछ ऐसी एग्जांपल्स पढ़ी, कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट, कुछ ऐसी मशीन्स देखी जहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो यूज़ हो रही थी। नेक्स्ट टॉपिक हम अपना स्टार्ट करेंगे, टॉपिक नंबर 3.3 आर्टिफिशियल सैटेलाइट। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन करूंगी। सैटेलाइट्स आर द ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट इन नियरली सर्कुलर पाथ अराउंड द अर्थ। They are put into orbit by rockets and are held in orbit by gravitational pull of the Earth. The low-flying Earth satellite have acceleration 9.8 meter per second toward the center of the Earth. If there is no gravitational pull, they would fly off in a straight line along tangent of the orbit. When the satellite is moving in a circle, it has an acceleration v square over r.
In a circular orbit around the Earth, the centripetal acceleration is supplied by gravity, and we have g is equals to v square over r. ये सारी की सारी आपको मैं जो है बेटे अभी इसकी डेरिवेशन करवाती हूँ, ठीक है, किसकी, आर्टिफिशियल सैटेलाइट हम आज अपना इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। हमने क्या पढ़ा, मैंने आपको पढ़ाया आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट बेटे क्या होते हैं, ये वो सैटेलाइट्स हैं, आपने देखा होगा अक्सर, आप न्यूज़ वगैरह में भी सुनते हो कि जो है वेदर ऐसा होगा, इस कंट्री में ऐसा वेदर होगा, उसमें वैसा ऐसा वेदर होगा। तो ये जो वेदर की डिफरेंट टाइप की जो हमारे पास न्यूज़ आती है ना, ये भी बेसिकली हमारे पास आर्टिफिशियल सैटेलाइट ही से जो है वो आ रही होती हैं। अगर आप घर बैठे जो क्रिकेट मैच देख रहे हो, हालांकि मैच तो किसी और कंट्री में हो रहा है, वो भी आपको जो ब्रॉडकास्ट हो रहा है ड्यू टू आर्टिफिशियल सैटेलाइट ही जो है आप लाइव जो है वो मैचेस भी जो है वो घर में देख रहे होते हो। देयर आर लॉट ऑफ एप्लीकेशंस, लॉट ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। दो उनमें से मैंने आपको दिए हैं, एक वेदर फॉरकास्ट और एक मैंने आपको क्या किया है, दी है कि आप जो अपने घर में बैठे लाइव जो है मैचेस देख रहे होते हैं, वो भी डेट इज ड्यू टू आर्टिफिशियल सैटेलाइट। सैटेलाइट जो हैं ये ऑब्जेक्ट हैं जो कि सर्कुलर पाथ में अराउंड द अर्थ के इर्द गिर्द जो है ये रोटेट करते रहते हैं इन स्पेसिफिक ऑर्बिट, और ऑर्बिट जो है वो क्या है, सर्कुलर ऑर्बिट होता है। देखा है, दे आर पुट इन द ऑर्बिट, इनको ऑर्बिट में हम लोग कैसे भेजते हैं, ठीक है, क्या फिनोमेना, वहाँ पे आपने याद रखना है कि इनको ऑर्बिट में भेजने के लिए रॉकेट्स जो हैं उनका यूज़ किया जाता है, और ये ऑर्बिट्स में किस तरह रहते हैं, बाय द ग्रेविटेशनल पुल। जो अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल है उसकी वजह से ये अर्थ के इर्द गिर्द जो है बेटे रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है। सबसे जो लो फ्लाइंग अर्थ सैटेलाइट है उसकी एक्सेलरेशन कितनी है, 9.8 मीटर सेकेंड है, ठीक है, टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। अगर ग्रेविटेशनल पुल ना हो तो कभी भी ऑर्बिट जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव नहीं करेगा, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या आगे, हमने अपनी सिंपल इक्वेशन है, इसमें कोई ऐसी चीज़ मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी बेटे करवा देती हूँ इसकी डेरिवेशन। आपने क्या करना है, हमने सपोज करना है कि हमारे पास बेटे कोई भी आपके पास जो है हम सपोज करेंगे कि कोई भी सैटेलाइट है जो कि एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ठीक है। तो कोई भी सैटेलाइट जब सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो बेटे जो उसकी एक्सेलरेशन है वो हम क्या करेंगे, a इज इक्वल्स टू, उसकी एक्सेलरेशन को आप लोग क्या कर लोगे, a इज इक्वल्स टू v स्क्वायर ओवर g, ठीक है। अब ये मैंने जो a बताया, ये a क्या है बेटे, दिस इज एक्सेलरेशन, ठीक है, और v स्क्वायर ओवर, अब ये जो v स्क्वायर है a इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर r, दोबारा लिख, a इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर r बोल रही हूँ लेकिन लिख मैंने g दिया। अच्छा, ये एक्सेलरेशन है, हमने पढ़ी थी, ठहरे मैं बेटे आपको ना दूसरी तरह ड्राइव करवाती हूँ, आपकी बुक में डिफरेंट लिखी हुई है। इसको आप ऐसे करोगे कि किसी भी जो एक्सेलरेशन है, कोई भी सैटेलाइट जो सर्कुलर पाथ में मूव करता है उसकी एक्सेलरेशन क्या होती है, उसकी एक्सेलरेशन होती है v स्क्वायर ओवर r। ये बात आपने याद रखनी है। पहले ये क्या है, एक्सेलरेशन है, ठीक है, किसी भी सैटेलाइट की जो कि एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, v स्क्वायर ओवर r होगी, ठीक है। अगर सर्कुलर ऑर्बिट जो है अराउंड द अर्थ जो है हो तो उसकी सेंटीमीटर एक्सेलरेशन आपने फाइंड आउट करनी हो तो हम क्या करेंगे, हम g को लेंगे, g इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर कैपिटल R। ये जो v है ये क्या है, वेलोसिटी है, किसकी, ऑर्बिटल वेलोसिटी है, और ये जो r है बेटे दिस इज रेडियस ऑफ द अर्थ। ये r क्या है, ये रेडियस ऑफ द अर्थ है। ये v स्क्वायर क्या है बेटे, दिस v स्क्वायर ये ऑर्बिटल वेलोसिटी है। और अगर आपने ये v फाइंड करना हो, यानी कि ऑर्बिटल वेलोसिटी अगर हमने फाइंड करनी हो तो v को मैं इधर ले आऊँगी और ये क्या हो जाएंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, जी आर आ जाएगा। इसके ऊपर स्क्वायर है। अगर किसी भी चीज़ का मैंने स्क्वायर ख़त्म करना हो तो मैं क्या लेती हूँ, मैं उसका लूँगी स्क्वायर रूट। ऐसे करेंगे हम दोनों टर्म्स का फिर स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये इससे कट जाएगा, आपका v क्या रह जाएगा, v इज इक्वल टू अंडर रूट जी आर हो जाएगा। इज डेट क्लियर। ये हमारी जो है इक्वेशन हो जाएगी, सिंपल इक्वेशन है, a से स्टार्ट किया g और यहाँ पे हमारे पास ये आ गई, ये क्या आ गई हमारे पास, ये v आ गया, यानी कि आपके पास ऑर्बिटल वेलोसिटी जो सैटेलाइट की होगी, आर्टिफिशियल सैटेलाइट की होगी, वो क्या होगी, g इंटू आर। जी की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है, डेट इज 9.8। और जो r है, r क्या चीज़ है, रेडियस ऑफ द अर्थ है। अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर होता है बेटे। आप जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशंस को तो आपके पास जो ऑर्बिटल वेलोसिटी आती है वो कितनी आती है, वो आपकी आएगी 7.9 किलोमीटर पर सेकंड। तो आपने g की वैल्यू भी आपने खुद ही याद करनी है। r जो है रेडियस ऑफ द अर्थ, ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी आता है, इसको भी आपने याद रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है।
ये हमने क्या फाइंड कर लिया, ये हमने फाइंड कर ली ऑर्बिटल वेलोसिटी। इसी के साथ आपकी एक और इक्वेशन भी है, उसको भी हम अगर देखते हैं बेटे, आपके पास एक और चीज़ आती है जिसको हम लोग कहते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। क्या कहते हैं? क्रिटिकल वेलोसिटी। मिनिमम वेलोसिटी जो एक सैटेलाइट को ऑर्बिट करने के लिए चाहिए होती है ना, किसी भी सैटेलाइट को अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व करने के लिए जो मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड होती है, उस वेलोसिटी को हम लोग क्या कहते हैं बेटे? क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, याद रखना है आपने। इसके बाद आपने एक और इक्वेशन देखनी है जिसको हम लोग कहते हैं टाइम, टी फॉर टाइम। ये क्या है? टाइम पीरियड है आर्टिफिशियल सैटेलाइट का। उसकी इक्वेशन भी आपने लर्न कर लेनी है। उसकी इक्वेशन है 2πr/v। ठीक है, 2 का आपको पता है पाई की वैल्यू कितनी है बेटे? पाई की वैल्यू होती है 22/7। आर की वैल्यू अभी मैंने आपको बताई 6400 किलोमीटर। और v हमने अभी फाइंड आउट कर ली थी। v की वैल्यू क्या थी? 7.9। और तो आपका टोटल टाइम जो है वो कितना आ जाएगा बेटे? आपका टोटल टाइम यानी कि जो टाइम आपके एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट को ऑर्बिट करने में लगेगा वो कितना होगा? वो होगा 84 मिनट अप्रॉक्सीमेटली। ये हमने क्या कर लिया, मैंने आपको डिफरेंट टाइप के जो बता दिया कि जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी है वो हमने फाइंड आउट की पहले। ठीक है, मैंने आपको बताई। उसके बाद हमने क्या कर लिया? हमने कर लिया टोटल टाइम पीरियड। ठीक है ना, टाइम पीरियड मैंने आपको उधर इक्वेशन बताई थी कैसे फाइंड किया, T=2πr/v। और इनकी वैल्यूज आपने पुट की हैं। ये पाई की वैल्यू है 3.14, यानी कि 22/7 है, उसको जब आप डिवाइड करते हो तो 3.14 आ जाता है। ये वो दिया हुआ है आपको। फिर आपने क्या किया, जब हमने इनको कैलकुलेट किया तो हमारे पास टाइम क्या आ गया? 84 मिनट अप्रॉक्सीमेटली आ गए। ठीक है, क्लियर हो गया। हमने क्या कर लिया? आर्टिफिशियल सैटेलाइट की हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी और टोटल टाइम जो है वो फाइंड कर लिया। अभी मैंने आपको एक और वेलोसिटी भी बताई थी, डेट इज नोन एज क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है? मिनिमम वेलोसिटी नेसेसिटी टू पुट अ सैटेलाइट इनटू द ऑर्बिट। तो मिनिमम वेलोसिटी को हम लोग क्या कहते हैं? क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, ये भी आपने याद रखनी है। आगे हम चलते हैं। If, however, a satellite in a circular orbit it is at a distance h much greater than r above the Earth's surface, we must take into account the experimental fact that gravitational acceleration decreasing inversely as the square of the distance of the center of the Earth. The higher the satellite, the slower will be the required speed and longer it will take to complete one revolution around the Earth. बेटे कॉमन सेंस है, इसमें कोई ऐसी चीज़ जो है मुश्किल नहीं है। आपको सिंपल बात पता होना चाहिए। सपोज दिस इज़ अर्थ। ठीक है, ये जो आपको ये पिक्चर दिखाई हुई है ये क्या है? ये अर्थ है। आप सपोज करो दिस इज़ अर्थ। ठीक है, अर्थ के इर्द गिर्द एक सर्कुलर पाथ में क्या चीज़ मूव कर रही है? आपका कोई भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट मूव कर रहा है। ठीक है, ये अर्थ है, ये इनके दरमियान में जो है डिस्टेंस है और ये एक वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, डेट इज़ नोन एज ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, आपको बताया है कि जैसे आपका सैटेलाइट जो है जितना हायर हो जाएगा, जितनी हाइट ज़्यादा हो जाएगी, दूर चला जाएगा अर्थ के साथ, तो एक टर्न पूरा करने के लिए उसको टाइम भी, वन रेवोल्यूशन पूरी करने के लिए क्या लगेगा? ज़्यादा टाइम लगेगा। जाहिर सी बात है, जब वो नज़दीक होगा तो ऑर्बिट छोटा हो जाएगा, जब वो दूर हो जाएगा तो ऑर्बिट और बड़ा हो जाएगा। जब ऑर्बिट बड़ा होगा तो उसको टाइम भी जो है वो ज़्यादा लगेगा। ये बात आपने याद रखनी है। इसमें और कोई चीज़ ऐसी नहीं बताई हुई। इसका मतलब क्या हुआ? जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो डिक्रीज करती है, डेट इज इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। अर्थ के सेंटर से जो डिस्टेंस है उसका अगर हम स्क्वायर लें तो वो एक्सेलरेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि जितना जितना डिस्टेंस ज़्यादा होता जाएगा उतना ऑर्बिट को एक रेवोल्यूशन पूरी करने में, एक चक्कर पूरा करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन अगर वो नज़दीक होगा तो टाइम जो है वो क्या हो जाएगा? कम लगेगा। ये बात आपने बेटे इसको याद रखना है। यहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ये भी आपने याद कर लेनी है। ज़ुबानी कुछ नंबरिंग है। इज डेट क्लियर? हमने क्या पढ़ लिया? हमने आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है वो कंप्लीट कर लिया। आज के लिए बेटे इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में मैं आपको ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है वो कंप्लीट करवाऊंगी। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। और ये जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है इसको अच्छी तरह से आपने जो है वो स्टडी करके आना है। अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर। टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। यहाँ पे एक जाते जाते ये भी हम पढ़ लेते हैं। न्यूटन हैड predicted about the artificial satellite 300 years ago. The above figure has been taken from his well-known book Principia Mathematica. According to this book, if an object is thrown horizontally with a particular speed from a place where it is sufficiently height, it will start revolving around the earth.
आज से बहुत साल पहले बेटे न्यूटन ने प्रिडिक्शन दे दी थी, यानी कि पहले से गैस कर लिया था, पहले से हमें बता दिया था किसके बारे में, आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में। उसकी अपनी एक बुक है जिसमें बुक का नाम दिया हुआ है, ये नाम भी आपने याद रखना है, आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। उसने अपनी बुक में जो है बहुत सारी फिगर्स जो हैं दी थी, ये फिगर जो ऊपर लिखी हुई हैं, ठीक है। सर्कुलर ऑर्बिट लिखा हुआ है, एलिप्टिकल ऑर्बिट लिखा हुआ है, ठीक है, और एस्केप वेलोसिटी बताई हुई है। ये सारी की सारी जो ये इसकी बुक में जो है, इसने आज से 300 ईयर्स पहले जो है इनकी प्रिडिक्शन कर दी थी। और इसने इसकी बुक के मुताबिक कि अगर कोई भी चीज़ हॉरिजेंटली हम लोग ऊपर से नीचे अगर फेंकेंगे विद एनी स्पीड, विद पार्टिकुलर स्पीड, तो क्या होगा कि वो अर्थ के इर्द गिर्द जो है वो रिवॉल्व होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट का कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट न्यूटन जो है ये बहुत देर पहले जो है हमें दे चुका था। अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर।